हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द रेडियंस सब यूट्यूब चैनल में। चलिए आज बात करते हैं पब्लिशिंग इन इंग्लिश इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी आज़ादी के बाद भारत में पब्लिशिंग की क्या स्थिति रही, क्या चीज़ें पब्लिश हुई और किस तरह से इंग्लिश में आगे बढ़ने की कोशिश की गई। After independence, the colonialist agenda was substituted by nationalist agenda। कह रहा है कि ग़ुलामी के समय तक तो हमारे देश में कॉलोनियलिस्ट एजेंडा था। अंग्रेज़ सब अपने कॉलोनियलिज़म, अपने इम्पीरियलिज़म के एक्सपेंशन के लिए एजेंडा ला रहे थे, तरह तरह के रूल्स रेगुलेशंस बना रहे थे, इंग्लिश स्टडीज़ को बढ़ावा दे रहे थे, हमारे वर्नाक्यूलर्स को जो है दबा करके, उनका दमन करके। तो ये सारी चीज़ें कॉलोनियलिस्ट एजेंडा में थीं। देश आज़ाद हो गया, उसके बावजूद वो बस हुआ यही कि जो कॉलोनियलिस्ट एजेंडा है वो नेशनलिस्ट एजेंडे के रूप में आ गया। नेशनलिस्ट एजेंडा नाम दे दिया गया उसका। और उस नेशनलिस्ट एजेंडे के बतौर क्या चीज़ें हुई, देखिए। इट स्टिल वॉज नॉट फ्री टू पब्लिश एज पर मार्केट डिमांड्स। मार्केट की डिमांड, क्या मार्केट की डिमांड हो सकती है? अब देखिए, मार्केट की डिमांड बदल गई। यहाँ मार्केट की नेचुरल डिमांड की बात हो रही है। अंग्रेज़ों के समय क्या था, वो डिमांड क्रिएट की जाती थी, वो दिखाया जाता था कि डिमांड ये है, भले वास्तविकता कुछ और हो। तो नेचुरल डिमांड यही होती है कि हमें जो भाषाएं आती हैं, हमारे जो अपने डायलेक्ट्स होती हैं, हमारे जो अपने रीजनल लैंग्वेज जो वर्नाक्यूलर्स होते हैं, हमें उनका लिटरेचर पढ़ना पसंद होता है क्योंकि उससे हम ज़्यादा जुड़ पाते हैं। तो डिमांड तो ये थी, मार्केट डिमांड, लोगों की डिमांड। लेकिन अभी भी पब्लिकेशन उस डिमांड के हिसाब से नहीं हो रहा था। इट स्टिल कुड नॉट इनकरेज न्यू राइटर्स। अभी भी भारत में जो पब्लिशिंग हाउसेस थे वो नए राइटर्स को पब्लिश नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर सकते थे। क्यों? The Indian universities were continuing with the universal canonized English writers। यूनिवर्सिटीज़, इंग्लिश लिटरेचर की बात चल रही है, उसमें जो इंग्लिश डिपार्टमेंट्स होते थे अभी भी वही ढर्रा, पुराना ढर्रा, कैनोनाइज्ड इंग्लिश राइटर्स को ही वो प्रिस्क्राइब करते थे। तो जब वो उनको ही प्रिस्क्राइब करेंगे तो ऑब्वियस है उन्हीं की राइटिंग्स को पब्लिश किया जाएगा पब्लिशर्स के द्वारा। देखिए क्या करते थे लोग। टीचर्स कंटिन्यूड टू प्रिस्क्राइब मैथ्यू आर्नोल्ड, क्लिंथ ब्रुक्स, टी.एस. एलियट, एफ.आर. लेविस एंड ई.एम.डब्ल्यू. टिलयार्ड। अभी वही पुराना ढर्रा चल रहा था। टीचर्स प्रिस्क्राइब करते थे आर्नोल्ड को, क्लिंथ ब्रुक्स को, टी.एस. एलियट को, एफ.आर. लेविस को, ई.एम.डब्ल्यू. टिलयार्ड को। मैथ्यू आर्नोल्ड को तो आप जानते ही हैं, पोइट क्रिटिक थे, पोइट भी थे, क्रिटिक भी थे, कुछ प्रोजेस भी लिखे उन्होंने। क्लिंथ ब्रुक्स का नाम क्रिटिसिज्म में आता है। टी.एस. एलियट पोइट भी थे, क्रिटिक भी थे। एफ.आर. लेविस जो कि अपनी स्क्रूटनी के लिए जाने जाते हैं, जो वाइफ के साथ वो स्क्रूटनी नाम की मैगज़ीन पब्लिश किया करते थे, जिन्होंने एक नया आयाम दिया डी.एस. लॉरेंस के वर्क्स को। और ई.एम.डब्ल्यू. टिलयार्ड, ये कुछ ऐसे राइटर्स, क्रिटिक्स हैं जो मतलब जैसे इनकी लत लग गई रही हो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को कि हाँ, बस जब वो प्रिस्क्राइब करने की बात आती थी तो वो ये चीज़ें करते थे। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि
जब सरकारी संस्थाओं में जहाँ थोड़े मोड़े मेडिकल की व्यवस्था होती है, जब आप दिखाने जाते हैं तो कुछ भी है, आपको हल्का बुखार है, दर्द है या जो कुछ भी है, तो बस एक ही होता है कि वो मौसम चेंज के कारण हुआ है, पैरासीटामॉल खा लो। पैरासीटामॉल दे देंगे, एंटीबायोटिक्स दे देंगे, बस हो गया। तो वही एक दवा, दो दवा, 4 दवा रखे हैं, उसी में से चला रहे हैं, कोई 2 चला दे रहे हैं। वही स्थिति थी इन लोगों की। इन लोगों के लिए कुछ राइटर्स ऐसे हो गए थे कि मतलब जब भी सिलेबस पुराना होता था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो खुद नए राइटर्स को नहीं पढ़ रहे हैं, उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि क्या नई चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, क्या नई चीज़ें आनी चाहिए, क्या ज़रूरी है नए कॉन्टेक्स्ट के लिए। भाई आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। पुरानी चीज़ें पढ़ें, आपको लगता है दुनिया बस इतने में है, तो दुनिया तो बस उतने में होती नहीं है ना। ये देखिए, ऐसे 1990s के समय लिखा गया है और अभी भी 2020 चल रहा है, मतलब लगभग 30 साल हो गए। अभी भी आप यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस उठा करके देख लीजिए, जितने नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसमें से 2-4 तो आपको हर जगह मिल जाएंगे सिलेबस में। तो मुद्दा ये नहीं है कि ये नहीं होने चाहिए, बिल्कुल इनको ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं। मुद्दा ये है कि इनके साथ और भी जो मॉडर्न राइटर्स हैं, जो इंडियन राइटर्स हैं, उनकी राइटिंग इंग्लिश में है, उसे भी प्रिस्क्राइब करो, और प्रिस्क्राइब करने के साथ उसे कंपलसरी पेपर में डालो, न कि ऑप्शनल में डालो। ज़्यादातर जगहों पर ऐसा होता है कि एक सेमेस्टर ऐसा आता है जिसमें आपके सामने ऑप्शन होते हैं, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश लेना है आपको कि अमेरिकन राइटिंग इन इंग्लिश लेना है। हद है, ब्रिटिश में तो ऐसा ऑप्शन नहीं रखा आपने, उसको तो एकदम आप क्लियर करके रखते हो कि नहीं, ये तो पढ़ना है, कंपलसरी है, पढ़ना है, लिटरेरी थ्योरी कंपलसरी है, पढ़ना है। तो जब बात इंडियन की आती है तो ऐसा क्यों हो जाता है कि ऑप्शन बनाने लगते हो आप। और बच्चों का माइंडसेट शुरू से ऐसा होता है, ऐसा माहौल बना होता है कि अच्छे अच्छे बच्चे वो भी इंडियन राइटिंग को छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं कि अमेरिकन लेंगे तो बेहतर होगा। क्यों बेहतर होगा? तो उस समय एक बहाना होता था कि नेट में क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं अमेरिकन से। इवन ट्रांसलेशन एक पेपर होता है एक सेमेस्टर में, ट्रांसलेशन स्टडीज़ का पेपर होता है। समझ लीजिए कि अगर 70-80 की स्ट्रेंथ है बच्चों की, तो मुश्किल से 4-5 उसमें से कहते हैं कि हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। क्यों? वो भी कहते हैं कि ट्रांसलेशन क्या पढ़ें, न्यू लिटरेचर पढ़ते हैं, न्यू लिटरेचर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है नेट में। तो इसलिए अब नेट वगैरह का भी पैटर्न बदल रहा है। हालांकि देखिए, ट्रांसलेशन से वैसे भी क्वेश्चंस आते थे, पता नहीं होता था, जानते ही नहीं थे, तो मालूम ही नहीं चलेगा कि कहाँ से का क्वेश्चन है। पढ़ोगे तो ना पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन दिया गया है। तो ट्रांसलेशन स्टडीज़ हो या इंडियन इंग्लिश लिटरेचर हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि इससे कंसर्न हमारा ज़्यादा होगा। ट्रांसलेशन स्टडीज़ में एटलीस्ट आपके वर्नाक्युलर्स के कुछ वर्क आपको इंग्लिश में ट्रांसलेटेड मिलेंगे। कुछ ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ें करनी होंगी, आपको खुद करना होगा ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, या आप भी जो भी वर्नाक्युलर आपके पास है, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, उसके हिसाब से। तो इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस को तभी समझाया जा सकता है जब उसे सिलेबस में कंपलसरी किया जाए। तो नहीं, एटीट्यूड अभी भी वही था, कैनोनाइज्ड इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश राइटर्स को प्रिस्क्राइब किया जा रहा था। There was no scope for critical intervention from Indian critics or academics। कह रहा है कि कोई स्कोप नहीं था इंडियन क्रिटिक्स और एकेडमिक्स का। हालांकि चीज़ें बदली हैं, अब इन सालों में काफ़ी कुछ बदला है। इंडियन राइटर्स प्रिस्क्राइब होते हैं, और क्रिटिक्स में भी आप देखेंगे तो जब आप लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं आप, तो BHU जैसी यूनिवर्सिटी में वहाँ पर आपको आनंदवर्धन मिलेंगे, वहाँ पर आपको भरत मिलेंगे, ये दो तो ज़रूर मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन बात बस यहीं तक नहीं है, बस इतने ही तो क्रिटिक्स नहीं हुए हैं ना, इतने ही थियरिस्ट नहीं हुए हैं, और भी लोग हैं। तो उन्हें क्यों ना पढ़ा जाए, उन्हें क्यों ना जाना जाए। तो इंडियन क्रिटिक्स और एकेडमिक्स को
वो वैल्यू अभी भी नहीं मिल रही थी, उनके लिए स्कोप नहीं था। और जानते हैं दुख की बात क्या है, अभी भी होता है ये। कह रहा है इवन द फ्यू स्कॉलर्स हु रोट ऑन इंग्लिश ऑथर्स प्रेफर टू गेट दियर वर्क्स पब्लिश्ड अब्रॉड। ये स्थिति थी कि जो कुछ यहाँ के कुछ एकेडमिशियंस, कुछ प्रोफेसर्स चाहते थे कि इंग्लिश राइटर्स पर कुछ लिखें, वो इंग्लिश ऑथर्स पर कुछ लिखें, तो वो अपने आर्टिकल्स या बुक वो विदेशों में पब्लिश कराते थे, करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू दी नहीं जाती थी उनको। अभी भी आप देखें, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं या प्रोफेसर के लिए जो भी है, तो जो आपके रिसर्च वर्क के साथ कुछ आपके अदर वर्क्स पब्लिश होने चाहिए होते हैं, कुछ आर्टिकल्स आपके पब्लिश होने चाहिए होते हैं, कुछ नेशनल मैगज़ीन में और कुछ इंटरनेशनल मैगज़ीन में। तो बल्कि इंटरनेशनल मैगज़ीन्स में ये होता है कि अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है, आपने सही से चीज़ें बनाए हैं, आपने कुछ नया किया है, तो वो एक्सेप्ट हो जाता है, ईज़िली एक्सेप्ट हो जाता है। और नेशनल की तो बात ही क्या करें, वही होती है स्थिति, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली। तो इसलिए उन लोगों को विदेशों में चीज़ों को पब्लिश कराना आसान लगा और उन्होंने कराया। Over the years, only कुंजीज began to be published from India in English। देख रहे हैं क्या लेवल बना दिया सब इंग्लिश का। अगर शुरुआत किए भी कि कुछ करे अपनी तरफ से पब्लिश, तो भारत में क्या पब्लिश हुआ, कुंजियाँ पब्लिश की गई। बात यहाँ पर टेली के संदर्भ में की जा रही है, और सारे विषयों में तो ऑब्वियस है कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस, काफ़ी अच्छी चीज़ें आई, काफ़ी जो है अच्छा अचीव किया देश ने। लेकिन बात यहाँ पर टीचिंग इन इंग्लिश इन इंडिया की हो रही है। उसके लिए कह रहा है कि सालों बाद कुंजियाँ पब्लिश होनी शुरू हो गई, और इतनी बुरी स्थिति है, कह रहा है दीज गाइड्स champions kunjis as they are variously called have poor production as well as dubious critical merit। और ये जो कह रहा है कि जो गाइड्स हैं, चैम्पियंस, कुंजीज, चाहे जो नाम दे लीजिए, हाँ, काम एक रूप अनेक वाले स्थिति, जो भी नाम दे दीजिए, क्वेश्चन पेपर, गेस क्वेश्चन पेपर का नाम दे दीजिए, गेस पेपर का नाम दे दीजिए, क्वेश्चन बैंक का नाम दे दीजिए, देखिए मार्केट में कितना अवेलेबल है। ऐसी चीज़ें पब्लिश हो रही थी, होती हैं, अभी भी होती हैं। खास करके स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे तो बस उसी से पढ़ करके पास होते हैं, उनको पता नहीं है सिलेबस में क्या है। उनको अपना सिलेबस उस कुंजी से पता चलता है, उनको अपना सिलेबस उस गाइड से पता चलता है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। उनको इंग्लिश स्टडीज़ के नाम पर वो इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन ले लेते हैं, और देखिएगा तो ज़्यादातर बच्चों के पास स्थिति ये होती है कि उनके पास टेक्स्ट नहीं होते अवेलेबल, बल्कि वो टेक्स्ट की कुछ पर्टिकुलर सीरीज़ जो पब्लिश होती हैं अलग अलग पब्लिकेशन की, है ना, वो मार्केट में आपको मिलेगा। क्या कोई नॉवेल है, कोई ड्रामा है, तो वो ऐसी कुंजियाँ मिलेंगी, ऐसे गाइड्स मिलेंगे जिसमें उसका टेक्स्ट दिया हुआ है और साथ में उसका हिंदी ट्रांसलेशन दिया हुआ। इतनी ख़राब स्थिति है और इतना ख़राब तरीके से वो दिया रहता है, और बच्चों को उसी की आदत लगी है। इवन मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये स्थिति ये होती, कारण ये है कि किसी भी चीज़ को आप अप्रिशिएट तभी कर पाएंगे जब आप उसकी क्वालिटी से अवगत हों। मैं एक स्टेट यूनिवर्सिटी के से एफिलेटेड कॉलेज में पढ़ा रहा था, उसमें ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे। उन सबों से मैं कहता रह गया कि बाबू टॉमस हार्डी का टेक्स्ट पढ़ लो, मज़ा आएगा, जी लो, थोड़ा सा मैं पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा देख लो कि टेक्स्ट कैसे पढ़ा जाता है। मैं कहता रह गया उन बच्चों को। उसमें से कुछ नई किताबें ख़रीदी थी तो वही गाइड ख़रीदी थी। तो मेयर ऑफ कैस्टर बीच था टॉमस हार्डी का नावल, तो उनके पास वो गाइड्स हुआ करती थी। तो उनका ये तर्क था कि जब हमारे पास ये किताबें ऑलरेडी हैं तो हम फिर से टेक्स्ट क्यों ख़रीदें।
समझ रहे हैं? मतलब क्या कहें, स्थिति ये थी कि सारा कुछ कहने समझाने के बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ा उन पर। उनके पास जो किताबें थी बस वो उसी में संतुष्ट थे। हालांकि मैंने जितनी क्लासेस ली, मैं टेक्स्ट ही डील करता रहा उनके सामने। मैं कभी बहुत ज़्यादा लिखवाने में मेरा जो है विश्वास नहीं रहता था कि बैठ कर के लिखवाएं कि थीम क्या है, स्टोरी क्या है, सेटिंग क्या है। बच्चे पूछते थे कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। हम कहते थे कि बेटा पूरा टेक्स्ट पढ़ लीजिए, पूरा सिलेबस जान लो क्या है, अपने आप समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, जो भी क्वेश्चन आएगा सबको आंसर कर लोगे। मैं तो तुमको इसके लिए तैयार कर रहा हूँ। तो जो एटीट्यूड है इंग्लिश स्टडीज़ को लेकर के, वो बड़ा गड़बड़ है। नाम है इंग्लिश स्टडीज़ का और पढ़ रहे हैं बैठ कर के कुंजी से, पढ़ रहे हैं बैठ कर के गाइड से। कितना सीख लेंगे, कितना जान लेंगे। इन कुंजियों और जो है कुंजियाँ और गाइड जो है ना, ये सब एकदम से ज़िंदगी बर्बाद करके रखे हुए हैं इंग्लिश स्टूडेंट्स का। उनको लगता है कि बस एक यही एक सहारा है, बहुत बढ़िया है। और एक डेवलप एक मानसिकता जो है डेवलप है इन चीज़ों को लेकर के कि टेक्स्ट अगर पढ़ना है तो टेक्स्ट को इंग्लिश में न पढ़ करके हिंदी में पढ़ लिया जाए, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम कर लेंगे, हमको तो ग्रामर आता ही है। सही बात है, आपको ग्रामर अच्छे से आती है, आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ दैट एक पर्टिकुलर राइटर की अपनी जो एक राइटिंग स्टाइल होती है, उससे कैसे आप अवेयर होंगे, उसको कैसे आप जानेंगे, वो क्या नए नए वर्ड्स यूज़ कर रहा है, उससे आप कैसे अवेयर होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप लैक कर जाते हैं अगर आप गाइड से पढ़ते हैं। तो जब आप गाइड से पढ़ते हैं तो आप अबाउट द टेक्स्ट पढ़ते हैं, आप टेक्स्ट नहीं पढ़ते। अबाउट द टेक्स्ट और टेक्स्ट में बड़ा अंतर होता है, ठीक है। तो कह रहा है, देखिए भाई, ये इग्नू में बुटालिया जी का ऐसे बता रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बोल रहा है कि उनके प्रोडक्शन बहुत ख़राब। अब पेपर भी देख लीजिए, उसकी पेपर क्वालिटी भी बड़ी ख़राब आपको नज़र आएगी, और इसीलिए खूब बिकती हैं चीज़ें, थोड़ी कम पैसे में मिल जाती हैं। पूरा प्रोडक्शन साथ में कह रहा है डुबियस क्रिटिकल मेरिट। उसकी जो मेरिट है, उसकी जो क्वालिटी है, उसमें जो कंटेंट होता है गाइड्स में और कुंजीज़ में, वो बहुत ख़राब स्तर का होता है, बड़े सेकेंडरी लेवल का होता है। They are written specifically to target the examinees। देखिए यहीं पर अंतर स्पष्ट है। ये सारे गाइड और कुंजी जो हैं बनाए जाते हैं किसके लिए? एग्जामिनीज के लिए, यानी परीक्षार्थियों के लिए। मतलब उसको पढ़ करके सीधे आप परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो आप स्टूडेंट कब रहे, आप तो परीक्षार्थी हो गए सीधे। साल भर एडमिशन लिया, एनरोल्ड हुए, साल भर दूसरे काम करते रहे, लास्ट में एक महीना बचा, 10 दिन 15 दिन बचा, उठा ली कुंजी, पढ़ना शुरू किया, पास हो जाएंगे। अच्छा, बहुत गर्व से कहते हैं, अरे हम तो 10 दिन में ही, 1 हफ्ते में ही पढ़ करके पास हो गए। अरे भैया, पास होने के लिए पढ़ रहे हैं आप, तभी तो बाद में जब नौकरियों के लिए आप जाते हैं तो आपको पास ही किया जाता है कि चलो हटो निकलो, क्योंकि क्वालिटी नहीं होती है तो कंपटीशन कहाँ से निकालेंगे। और ये स्थिति देश में बहुत बुरी है, और यही कारण है ये जो कुंजी और गाइड से पढ़ने की जो प्रथा है। इसीलिए इवन टीजीटी पीजीटी के लिए जब सोचना होता है, उस समय भी गाइड खोजते हैं लोग। इसके लिए कौन सी गाइड मार्केट में, कौन सी पब्लिकेशन है जिसकी गाइड पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। ये स्थिति है, तो फाउंडेशन ही गड़बड़ हो जाता है, तो आदत वैसे ही बनी रह जाती है। कई ऐसे इंग्लिश के स्टूडेंट मिले हैं मुझे आज तक जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की कुछ अच्छी किताबों का नाम कभी नहीं सुना, कभी एडवर्ड एल्बर्ट डेविड डचेस का नाम नहीं सुना, लिटरेरी टर्म्स में कभी एम.एच. एब्राहम या कटन का नाम नहीं सुना, M.A.R. हबीब का नाम नहीं सुना, प्रमोद कुमार नायर का नाम नहीं सुना, तो कैसे चलेगा। तो
कह रहा है कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, वो एग्जामिनीज को टारगेट करने के लिए बनाई जाती हैं। ये पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स, गेस पेपर्स, क्वेश्चन बैंक्स, गाइड्स, कुंजीज। कह रहा है दे इन टर्न रिप्रोड्यूस दियर अनग्रामेटिकल इंग्लिश। इवन उनकी जो इंग्लिश है वो आपको अनग्रामेटिकल मिलेगी। और किसकी? खुद जो पब्लिशर्स जो ये कुंजीज पब्लिश कर रहे हैं उनमें जो क्वालिटी है उसकी भी, और पढ़ने वाले क्या, जब कूड़ा करकट पढ़ेंगे तो कूड़ा करकट ही प्रोड्यूस करेंगे ना। तो अनग्रामेटिकल इंग्लिश, लोप-साइडेड समरीज एंड स्पूरियस कोटेशंस, यही मिलता है। क्या है? नॉवेल प्रिस्क्राइब्ड है, कैसे पढ़ रहे हैं? उसकी समरी पढ़ ले रहे हैं हिंदी में, बस हो गया। अरे भैया उससे बढ़िया विकीपीडिया पढ़ लो, उससे ज़्यादा वर्ड्स मिल जाएंगे, ज़्यादा अच्छे कोटेशंस मिल जाएंगे। हालांकि विकीपीडिया में भी सारी इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती है। तो उसमें समरीज और कोटेशंस। अभी हमारी एक स्टूडेंट एमए में पढ़ाई कर रही हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं, पढ़ाया था उनको हमने। व्हाट्सएप स्टेटस लगाया उन्होंने एक अरुंधति रॉय के कोटेशन को, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि लड़की टेक्स्ट पढ़ रही है। मैंने पूछा टेक्स्ट पढ़ रही हो क्या? तो बोली कि नहीं सर, समरी पढ़ रहे हैं। बुरा लगा हमें। ऑब्वियस है कि बहुत सारे टेक्स्ट अगर प्रिस्क्राइब्ड हैं तो सबका आप जो है सबकी स्टडी नहीं कर पाते, स्पेशली अगर नॉवेल्स की बात करें तो। लेकिन कुछ सिलेक्शंस तो होने ही चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए अगर 2, 4, 6 नॉवेल प्रिस्क्राइब्ड है तो उसमें से कम 2-3 नॉवेल तो ऐसे हों जिसको आप पढ़ें, उसका टेक्स्ट पढ़ें अगर अवेलेबल है तो टेक्स्ट पढ़ने का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो गज़ब का होता है। एक साथ वो बहुत सारी चीज़ें दे देता है आपको, आपकी कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई हो जाता है। और अच्छे एग्ज़ाम्स में टेक्स्ट से कोटेशंस पूछे जाते हैं। किसका कोटेशन है, किस टेक्स्ट का है, कौन सा कैरेक्टर है, तो आप उस लेवल के लिए तैयार होते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है पता है? अदरवाइज़ यही होता है जैसे नॉर्मल लाइफ में जो नॉर्मल या जो अदर डोमेन के जो स्टूडेंट्स, अदर डिसिप्लिन्स के जो स्टूडेंट्स हैं, क्या करते हैं वो पढ़ाई लिखाई करते हैं। वो कहते हैं कि पहले पढ़ लिख लें, पहले ग्रेजुएशन कर लेते हैं। ग्रेजुएशन करते करते उनके दिमाग की बत्ती जलती है तो उनको लगता है कि कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए। और फिर आप कहते हैं कंपटीशन की तैयारी करनी है तो उनको पता चलता है कि अरे कंपटीशन में जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका बेसिक मुझे नहीं मालूम है, इसको मुझे शुरू से पढ़ना पड़ेगा। और फिर क्या होता है, तैयारी जब वो शुरू करते हैं तो उनको बेसिक को समझने में 1-2 साल गुजर जाते हैं, तो 4-5 साल में कहीं ना कहीं वो कुछ कर पाते हैं, कोई कंपटीशन निकाल पाते हैं, वो भी बहुत बड़े लेवल का नहीं। मतलब ये है कि ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई आपने केवल डिग्री लेने के लिए की, आपने उस हिसाब से क्वालिटी डेवलप नहीं की। यहाँ पर भी वो स्थिति है। ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, फिर पता चले कि हमको टीजीटी पीजीटी की तैयारी करनी है। अब उसके लिए आपको अलग से 2 साल का समय चाहिए। तो क्या किया आपने? यूजी में क्या किया, पीजी में क्या किया आपने? इसका मतलब सिलेबस की जो चीज़ें हैं उसको अपने ढंग से नहीं पढ़ा। अच्छा, टीजीटी पीजीटी के लिए क्या करते हैं आप? वही ना पढ़ते हैं भाई। क्या एमए लेवल से अलग से कुछ आता है क्या टीजीटी पीजीटी में? नहीं। नेट के लिए अगर आप एक्स्ट्रा समय ले रहे हैं तो समझ में आता है कि उसमें चीज़ें बहुत वास्ट होती हैं, आपको बहुत कुछ कवर करना होता है। केवल एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ने से नहीं होता है, और भी चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है। तो उन्हीं गाइड से कुछ कोटेशंस उठा लें तो ये गड़बड़ है। उससे बेहतर ये होगा कि आप गूगल सर्च कर लें एक पर्टिकुलर कंटेंट के लिए कि इस पर्टिकुलर नॉवेल या ड्रामा या शॉर्ट स्टोरी का कुछ फेमस क्या कोटेशंस है, वहाँ पर निकालेंगे तो आपको कई लोगों के कई सारे व्यूज़ मिलेंगे। कम से कम एक ही राइटर का कूड़ा कचरा नहीं मिलेगा आपको, जो गाइड में आपको मिलता है। समटाइम्स कुछ चीज़ें अच्छी भी मिल जाती हैं वहाँ पर,
बट द थिंग इज दैट सेल्फ एफर्ट इज नेसेसरी। खुद से पढ़ करके कुछ अच्छे कोटेशंस निकाल लेना। जैसे नॉवेल है, मान लीजिए कि 6-7 नॉवेल हैं, जैसे मैंने जो किया पीजी में, ऐसा नहीं था कि मुझे सेमेस्टर वाइज स्टडी थी तो ऐसा ऑब्वियसली था कि समय कम होता था। आपको अगर 10 नॉवल प्रिस्क्राइब है तो आप 10 नहीं पढ़ सकते, 2-4 तो पढ़ सकते हैं पूरा। और बाकी जो करता था मैं, वो ये करता था, बाकी नॉवेल से मैंने कभी MMA गाइड से पढ़ाई नहीं की। उसमें जो टेक्स्ट, सबका टेक्स्ट ले लिया था, और जैसे मान लीजिए कि अगर 10, 20, 25 चैप्टर भी हैं तो मैं उसका 2, 4, 6, 10 चैप्टर ही पढ़ता था, या कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स उसको उठा करके पढ़ लेता था। वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल लेता था, कुछ कोटेशंस निकाल लेता था। एग्ज़ाम में वो मेरा काम कर जाता था। एग्ज़ाम की तैयारी भी हो गई, और मुझे ये भी लगा कि एक खुशी भी होती थी कि मैंने टेक्स्ट पढ़ा हुआ है, आई एम अवेयर ऑफ द टेक्स्ट। तो ये चीज़ें थी। एंथोलॉजीज आर एम्बेडेड इन अ हाइडियस पॉलिटिक्स। और जो कर है, जो सिलेबस में एंथोलॉजी वगैरह पब्लिश होती हैं, एंथोलॉजी वगैरह प्रिस्क्राइब होती हैं, इसमें भी बड़ा पॉलिटिक्स छुपा हुआ है। क्या? पावरफुल पब्लिशिंग हाउसेज, यूजुअली फॉरेन पब्लिशिंग हाउसेज दैट हैव देयर ब्रांचेस इन इंडिया, लाइक द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस एंड मैकमिलन, lobby for contracts to publish anthologies prescribed at universities। क्या कह रहा है? जितने पावरफुल पब्लिशिंग हाउसेज हैं, खास करके विदेश वाले जिनके इंडिया में ब्रांच है, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस हो गया, मैकमिलन हो गया, ये सब प्लान करते हैं, मतलब अपनी लॉबी बनाते हैं। लॉबी बनाते हैं का मतलब ये उस तरह से पॉलिटिकल गेम खेलते हैं कि इनमें से किसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए पब्लिकेशन का। यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है उसके लिए एंथोलॉजी ये पब्लिश करेंगे। और उसमें क्यों ऐसा करते हैं ये, उसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा क्यों लेते हैं कि किसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, उसके पीछे रीज़न क्या है? वंस एन एंथोलॉजी इज़ पब्लिश्ड, ईयर आफ्टर ईयर द पब्लिशिंग हाउस सिंपली रीप्रिंट्स इट विदाउट एनी सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन कॉस्ट्स। कह रहा है कि जब कोई एंथोलॉजी पब्लिश होती है तो सालों साल वही चीज़ रीप्रिंट करते रहते हैं और मुनाफा कमाते रहते हैं। उनको उसमें कुछ चेंज करना होता नहीं, कुछ एफर्ट लगाना होता नहीं, कुछ अलग से करना होता नहीं। तो इसलिए फ़ायदा ये होता है कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया, उसके बाद सालों बैठ करके खा रहे हैं, वर्षों तक बैठ करके खा रहे हैं। इट इज़ एन अश्योर्ड एंड रिकरिंग सोर्स ऑफ प्रॉफिट फॉर देम। अश्योर्ड, एकदम कंफर्म है कि यहाँ से पैसा मिलेगा, पब्लिकेशन रीप्रिंट करेंगे, उतना पैसा कमाएंगे हमेशा, और हर साल कमाएंगे। तो इसलिए वो चाहते हैं। अब देखिए, जब अगर सिलेबस में चेंजेस होते हैं तो ऑब्वियस है कि उनको भी चेंज करना होगा, तो उनको चेंज करना होगा तो प्रिंटिंग फिर से रीप्रिंट नहीं कर पाएंगे, बल्कि अलग से फिर से एफर्ट लगाना पड़ेगा उनको उसके लिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर तो एक बार सिलेबस प्रिस्क्राइब करने के बाद सो जाते हैं प्रोफेसर्स, उनको नहीं मतलब होता है कि चीज़ें बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए। और अगर मान लीजिए कि कुछ सालों के बाद मीटिंग बैठती भी है सिलेबस चेंज करने की, तो उसमें 1-2 चेंजेस बस हो जाते हैं, बस हो गया, सिलेबस चेंज हो गया। ये चीज़ें होती हैं। न तो टीचर्स तैयार हैं सिलेबस चेंज करने के लिए, न तो स्टूडेंट्स तैयार हैं सिलेबस चेंज करवाने के लिए। क्यों? टीचर्स को लगता है कि कुछ नया ज़्यादा प्रिस्क्राइब कर देंगे तो उनके ऊपर जो है लोड बढ़ जाएगा, उनको फिर से सब पढ़ना पड़ेगा, सबके नोट्स बनाने पड़ेंगे, सबको अलग से करवाना पड़ेगा, अलग से झंझट। इवन मेरे टीचिंग के दौरान डिपार्टमेंट्स में जब मैं सिलेबस जो बांटा करता था टीचर्स को पढ़ाने के लिए, तो उसमें से कुछ टीचर्स ऐसे थे जिनके लिए ये था, मेरी भी ये सोच थी कि अगर पहले साल में जो चीज़ें कुछ टीचर्स को दी गई हैं कि आपको ये पढ़ाना है, तो दूसरे साल में उस टीचर को वो चीज़ पढ़ाने को ना दिया जाए, उसको दूसरी चीज़ें दी जाए। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि स्टूडेंट्स को पढ़ाने के साथ साथ जो टीचर्स हैं उनकी भी अपनी अच्छी, उनका अपना अच्छा रिवीजन होगा, उनकी अपनी अच्छी तैयारी होती रहेगी। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे थे जिनको अलग से एफर्ट लगाने का मन नहीं करता था। उनको ये लगता था कि अभी
जो इस साल पढ़ा लिए अगले साल भी मुझे यही पढ़ाने को मिले, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एफ़र्ट लगा करके नोट्स बना लिए हैं, चीज़ें तैयार कर ली हैं, तो अब मुझे फिर से वो मेहनत ना करनी पड़े, मुझे वही सिलेबस दे दिया जाए, मैं वही पढ़ा लूँगा या पढ़ा लूँगी, ये स्थिति थी। तो ये ह्यूमन नेचर है। एक होता है इंसान जिसको अलग से एफ़र्ट लगाने में मज़ा आता है, कुछ नया करने में मज़ा आता है। एक होता है इंसान कि उसको लगता है कि हाँ ठीक है, जो चल रहा है वही चले तो बेहतर है, क्यों अलग से फिर से मेहनत करने की ज़रूरत पड़ जाए। देखिए ऑब्वियस है कि जब तक अगर आप एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं लगाएंगे, कुछ अलग नहीं करने की सोचेंगे हमेशा, तो आपका विकास नहीं होगा, आपका डेवलपमेंट रुक जाता है। तो रिस्क लेना ज़रूरी होता है डेवलपमेंट के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। दे इंक्लूड 3 स्टोरीज। अब देखिए जब एंथोलॉजी से पब्लिश करते हैं तो उसमें क्या जनरली क्या सिलेबस प्रिस्क्राइब होता है, 3 कहानियाँ हो जाए, शॉर्ट स्टोरीज यहाँ पर लिखा हुआ है। एक्चुअली इंग्लिश में स्टोरी नाम का कोई जॉनरा होता नहीं है, शॉर्ट स्टोरी होती है। दे इंक्लूड 3 स्टोरीज, 7 पोएम्स, 2 plays, 9 essays, 1 or 2 written by गांधी, नेहरू और खुशवंत सिंह, to accommodate the demand for nationalist और local flavor। क्या होता है जो एंथोलॉजी पब्लिश होती है, कभी उसमें कुछ कहानियाँ 2-3 कहानियाँ हो जाएंगी, 7 पोएम्स 7 कविताएं, 2 प्लेज हो जाएंगे, 9 निबंध हो जाएंगे, एसेज हो जाएंगे, ये सब ऐसे ऐसे करके एंथोलॉजीज बनती हैं। और उन सब में कह रहा है कि एक दो कोई कभी गांधी का लिखा हुआ, कभी नेहरू का लिखा हुआ, कभी खुशवंत सिंह का लिखा हुआ। अच्छा यहाँ पर ये 3 नाम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस ये 3, हालांकि ये 1990 में जो ऐसे लिखा गया, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उस समय चीज़ें ऐसी रही होंगी कि बस ये 3 नाम ज़्यादातर ऑकर करते रहे होंगे, इनमें से किसी एक का कुछ जो है सिलेबस में प्रिस्क्राइब हो जाता रहा होगा। हालांकि चीज़ें अब बदली हैं, लेकिन अब यहाँ पर इन 3 नामों को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ इंडियन राइटर्स की कुछ चीज़ें, उनकी 1-2 चीज़ें सिलेबस में प्रिस्क्राइब कर दिया बस। किस लिए? तो समझ में आया कि हाँ कुछ नेशनलिस्ट चीज़ है इसमें, कुछ लोकल फ्लेवर है, मतलब कुछ अपना भी दिख रहा है, कुछ इंडिया का भी दिख रहा है। अरे भाई इंडियन यूनिवर्सिटी का सिलेबस है तो उसमें इंडियन होना चाहिए ना, इवन इफ़ यू आर डीलिंग विद इंग्लिश लिटरेचर। तो उसमें 1-2 क्यों हो गए, ये एक बाकायदे पेपर क्यों ना हो उसके लिए, है ना। या एंथोलॉजीज़ की जब हम बात कर रहे हैं तो पूरी की पूरी एंथोलॉजी क्यों नहीं है, 1-2 ही क्यों है। तो ये कंडीशन होती थी कि जो एंथोलॉजीज़ पब्लिश की जाती थी उसमें ये 1-2 इन लोगों के वर्क्स जो है डाल दिए जाते थे नेशनलिस्ट या लोकल फ्लेवर मेंटेन करने के लिए। और उसके बाद क्या होता था, क्या तरीका था जो हम आज भी अपनाते हैं। कह रहा है सच एंथोलॉजीज आर देन सब्जेक्टेड टू न्यू क्रिटिकल रीडिंग्स। उन एंथोलॉजीज़ को जिसमें केवल 1-2 इंडियन राइटर्स की चीज़ें होती थी, बाकी सब वही ब्रिटिश और अमेरिकन। तो अब उसको कैसे पढ़ाया जाता था, क्रिटिकल रीडिंग कराई जाती थी उसकी। क्या होता था, क्लोज स्क्रूटनी ऑफ द टेक्स्ट की क्लोज स्क्रूटनी, यानी टेक्स्ट बेस्ड स्टडी वंस अगेन, और टेक्स्ट को स्क्रूटनाइज किया जाता था टू अनरेवल सिंटैक्टिकल, लिंग्विस्टिक एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। क्या चीज़ें एनालाइज की जाती थी, सिंटैक्टिकल यानी सेंटेंस से जुड़ी चीज़ें, सिंटैक्स से सिंटैक्टिकल बना है, सिंटैक्टिकल, लिंग्विस्टिक भाषा स्तर की चीज़ें, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, देखिए पूरे लैंग्वेज से डील कर रहे हैं, टेक्स्ट से डील कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैटर को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, कैसे थीम है, क्या सेटिंग है, क्वालिटी ऑफ प्रोज क्या है, एनालिसिस ऑफ मीटर, वंस अगेन लिंग्विस्टिक फीचर की बात हो रही है, स्टाइलिस्टिक्स की बात हो रही है लिटरेचर में, इमेजेस, फिगर्स ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें डील की जाती थी और आज भी की जाती हैं। हम लोग जितनी गहराई से चीज़ों को एनालाइज करते हैं, हमको लगता है हम उतने बड़े विद्वान हैं, हमको उतनी अच्छी समझ है टेक्स्ट की समझ का एक एंगल ये ज़रूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। बट द थिंग इज़ दैट ओनली दिस इज़ नॉट द एंगल, केवल यही एंगल नहीं है। बुटालिया का कहना है दे आर नॉट एनालाइज्ड विद इन अ स्पेसिफिक आइडियोलॉजिकल थियोरेटिकल फ्रेम। उन चीज़ों को बस इन कुछ डिवाइसेस से जो है एनालाइज किया जाता था, एक पर्टिकुलर थियोरेटिकल या आइडियोलॉजिकल फ्रेम में उनको एनालाइज नहीं किया जाता था।
हालांकि चीज़ें बदल गई हैं। इन 20-30 सालों में चीज़ें काफ़ी कुछ बदली हैं, क्योंकि कई सारे थियरीज़ आई हैं, नए नए तरह के एप्लीकेशंस आए हैं, चीज़ों को अप्लाई किया जाता है। अब क्लासरूम स्टडी में जहाँ क्लासेस चलती हैं वहाँ थियरी अप्लाई की जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इवन अभी मैं बार बार बात करता हूँ द टेम्पेस्ट की, जो कि शेक्सपियर ने लिखा 16th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी में जब पोस्ट कॉलोनियल थियरी आई तो उसको अप्लाई किया जाता है उस पर। बहुत सारे ऐसे वर्क्स जो लिखे गए हैं 18th 19th सेंचुरीज़ में, उस पर फेमिनिस्ट थियरी अप्लाई की जाती है, न्यू हिस्टोरिसिज्म अप्लाई किया जाता है, पोस्ट हिस्टोरिसिज्म अप्लाई किया जाता है। तो मेन चीज़ यही है कि क्रिटिकल थियरीज़ जो आपको नई सोच का तरीका, नया सोच का ओरिएंटेशन, डायरेक्शन देते हैं, उससे टेक्स्ट को बस केवल टेक्स्ट ही ना समझ करके आपको उसको एक पर्टिकुलर टाइम और प्लेस का एक प्रोडक्ट समझना चाहिए, और उसके हिसाब से उसकी एनालिसिस की जानी चाहिए, उसको एनालाइज किया जाना चाहिए, और उसको स्पेशली जिस जहाँ के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उनके कॉन्टेक्स्ट से जोड़ करके ज़रूर पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा मानना है बुटालिया का कि बस टेक्स्ट पर ही स्थित न रह जाएं आप। ठीक है, तो ये सारी बातें थी आज। अभी एक दिन और बचा है, उसके बाद यूनिट 6 कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।